हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता के डेफिनेशन क्लॉज को देख रहे थे, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, जो कि हम लोग सेक्शन 1 से सेक्शन 13 तक देखे थे, क्लॉज 13 तक देखे थे। आज हम लोग सेक्शन 2 के क्लॉज 14 से आगे देखेंगे कि सेक्शन 2 का क्लॉज 14 क्या कहता है और उसके आगे जो भी क्लॉजेज है उनको हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो डेफिनेशन क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 which is definition clause, definition section। डेफिनेशन का सेक्शन है सेक्शन 2, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें कि सारे वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। क्लॉज 14 से हम लोग आज देखेंगे। क्लॉज 14 का जो वर्ड है वो है इंजुरी। Definition of injury. Injury. What is injury? Any harm illegally caused to any person, either physically, mentally, on reputation or on property. ये चार तरह का harm है। कैसा है? Either on physically, that is body. Physically यानी bodily injury. Bodily injury. किसी को शारीरिक तौर पे आप क्षति पहुंचाते हैं तो वो फिजिकली हो गया, ठीक है। सेकंड, माइंड, साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल इंजरी। साइकोलॉजिकली आप किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दैट इज साइकोलॉजिकल इंजरी। इंजरी ऑन माइंड, इंजरी ऑन रेपुटेशन, इंजरी ऑन रेपुटेशन। आपके रेपुटेशन पर, आपके इज्जत पर अगर किसी भी तरह का कोई इंजरी करता है, ऐसी बातें फैलाता है, ऐसी बातें लिखता है, बोलता है जो कि सत्य नहीं है, आपके रेपुटेशन के अगेंस्ट, तो दैट इज इंजरी ऑन रेपुटेशन। एंड लास्ट इज प्रॉपर्टी, इंजरी ऑन प्रॉपर्टी। आपको कोई भी आपके प्रॉपर्टी पे, आपके संपत्ति पर किसी भी तरह का इंजरी करता है, इंजरी मीन्स उसको अफेक्ट करता है, आपके प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो वो कहेंगे इंजरी ऑन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इंजरी इज ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज फिजिकली, मेंटली, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। इन 4 चीजों का इंजरी किसी भी तरह का अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो दैट इज इंजरी कॉज्ड ऑन दीज थिंग्स, दैट इज फिजिकल, ऑन मेंटल, ऑन रेपुटेशन एंड ऑन प्रॉपर्टी। ये हमारा सब क्लॉज 14 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है दैट इज क्लॉज 15, इलीगली एंड लीगली बाउंड टू डू, जो डिफाइन करता है दैट इज इलीगली एंड लीगली बाउंड टू डू। इलीगली का मतलब क्या होता है और लीगली बाउंड टू डू का क्या मतलब होता है? इलीगली का मतलब होता है, इलीगल मीन्स एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये हर कोई समझते हैं इलीगल का मतलब वैसा चीज जो कानून के द्वारा वर्जित है या कानून के द्वारा उसको रोका गया, आप ये काम नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन बाय लॉ। इलीगल मीन्स एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कानून के द्वारा किसी चीज को प्रोहिबिट किया गया, किसी चीज को रोका गया है, करने से मना किया गया, दैट इज इलीगल। और लीगली बाउंड टू डू मीन्स एनीथिंग विच यू शुड डू, जो आपका ड्यूटी बनता है, आपको करना चाहिए और आप उस काम को ओमिट कर देते हैं, नहीं करते हैं, ओमिट। तो दैट इज लीगली बाउंड टू डू। वैसा काम जो आप लीगली, कानूनी तौर पे बाध्य थे आपको करना था बट आपने नहीं किया, ओमिट कर दिया। और वैसा चीज जो कानून के द्वारा रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है, उसको आप लोग करते हैं तो वो इलीगली हो गया। इलीगली एंड लीगली बाउंड टू डू। हम लोग क्लॉज 16 देखेंगे।
Clause 16 is the definition of judge. Judge. What is the meaning of judge? Judge का क्या मतलब होता है? Any person who is officially designated as a judge or who is one who is entitled to give judgment in civil or criminal cases, or a body of person who is empowered by law to give the judgment. ठीक है? Anyone empowered by law to give judgment. Either civil or criminal. Either civil और criminal. सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, इसमें से कोई भी एक केसेस हो, उसमें कोई भी व्यक्ति को जो न्यायिक कार्य करने के लिए लॉ के द्वारा पावर दिया गया है कि आप न्यायिक कार्य करेंगे, आप जजमेंट देंगे, ऑर्डर देंगे, तो दैट पर्सन इज नोन एज जज. उनको क्या कहेंगे? जज. इट कैन बी वन और मोर देन वन. वन और मोर देन वन. जब एक से अधिक जज होते हैं तो उसको बेंच बोलते हैं, और एक सिंगल जज बैठते हैं तो उसको कोर्ट कहते हैं. ये हो गया हमारा क्लॉज 16 विच इज डेफिनेशन ऑफ जज. अब हम लोग क्लॉज 17 में आते हैं. क्लॉज 17 इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ. लाइफ यानी जीवन. लाइफ, भारतीय न्याय संहिता में जिस जगह भी ये वर्ड दिया गया है लाइफ, इट मीन्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. Wherever we will study in Bharatiya Nyaya Sanhita, the word life, it means life of a human being. भारतीय न्याय संहिता में हम जहाँ भी इस वर्ड को देखेंगे, लाइफ लिखा हुआ, उसका मतलब लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, ना कि लाइफ ऑफ एनिमल और एनी अदर क्रिएचर. किसी अदर क्रिएचर के बारे में बात नहीं हो रही है. अगर लाइफ वर्ड दिया हुआ, इट मीन्स लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग की बात हो रही है, इंसानी जीवन की बात हो रही है. क्लॉज 18 जो है वो है हमारा वर्ड, दैट इज लोकल लॉ. Local law means any law which is applicable only to a particular place of India. भारत की किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई लॉ लगा हुआ है, लॉ माना जा रहा है प्रिवेलिंग है, तो डेट मीन्स वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो लॉ है. लोकल लॉ. लॉ ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस. लॉ ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस इन इंडिया. भारत के कुछ ऐसे राज्य है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर वहां का लोकल लॉ प्रिवेलिंग होता है. ठीक है? तो उस जगह पर जो एक लोकल लॉ होता है, जो उस एरिया, उस टेरिटरी के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड लोकल लॉ. वो सिर्फ उसी एरिया तक एप्लीकेबल होता है, ना कि पूरे भारत में होता है. ठीक है? ये हो गया लोकल लॉ, डेफिनेशन ऑफ लोकल लॉ. हम लोग 19 देखेंगे. क्लॉज 19 क्या कहता है? क्लॉज 19 is the definition of man. Man. Man means male human being. Wherever we will see the word man in भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता में जहां पर भी हम ये वर्ड देखेंगे man, it means male human being. इंसान की जो बात हो रही है उसमें से मेल जो है, जेंडर मेल, उसकी बात हो रही है. मेल ह्यूमन बीइंग इज मैन. क्लॉज 20 है हमारा, जो वर्ड है वो है मंथ एंड ईयर. ये सारे वर्ड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हम लोग सारे सेक्शन वाइज एक एक क्लॉज भी देख रहे हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. मंथ एंड ईयर का मतलब क्या होता है? मंथ एंड ईयर, इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर. जो हमारा कैलेंडर होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीना और 30 या 31
दिन या 28 दिन जो भी है, जिस मंथ में जो भी दिन आता है, 30 दिन आता है, 31 दिन आता है, 28 दिन आता है 12 मंथ के अंदर, दैट इज कैलेंडर। और उस कैलेंडर के अंदर जो भी मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ईयर जो भी है, तो मंथ एंड ईयर के डेफिनेशन के अंदर आएगा। क्लॉज 21, क्लॉज 21 एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 2 का, विच डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी, विच डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस वर्ड से ही हम लोग समझ पा रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ परमानेंटली और फास्टन टू अर्थ, अटैच्ड टू अर्थ, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स permanently attached to earth। अर्थ के ऊपर जो भी चीज परमानेंटली अटैच नहीं है, परमानेंटली अटैच नहीं है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये तो अटैच्ड है, उसके अलावा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग परमानेंटली अटैच टू अर्थ। अर्थ से ऐसा कोई भी चीज जो परमानेंटली अटैच्ड है, दैट इज नोन एज मूवेबल थिंग्स। और उसको छोड़कर जितने भी प्रॉपर्टी है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। हम लोग क्लॉज 22 देखेंगे। Clause 22 is the definition of number. This is also not an important clause, but we will see any number, singular or plural। भारतीय न्याय संहिता में यूज किया हुआ कोई भी नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी किसी भी सेक्शंस में देखते हैं कि द पर्सन वेरेवर दे, मतलब काउंटिंग जो है पर्सन का, एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, दो से अधिक व्यक्ति हो, अगर कोई क्राइम करता है तो दैट इज नंबर। इट मे बी सिंगुलर और इट मे बी प्लूरल। क्लॉज 23 में आएंगे। क्लॉज 23 डिफाइंस ओथ। ओथ मीन्स, व्हाट इज ओथ? सोलम अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। इसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। सोलम अफर्मेशन और डिक्लेरेशन सोलम अफर्मेशन और डिक्लेरेशन, ओथ यानी शपथ, इसका हिंदी वर्ड होता है शपथ। कहते हैं यू हैव टू टेक ओथ, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं कि शपथ लेना, शपथ पत्र जो बनता है हमारा ओथ पर, उसमें हम लोग सोलम अफर्मेशन या डिक्लेरेशन देते हैं। डिक्लेरेशन कोई भी व्यक्ति डिक्लेयर करता है, ठीक है, और उस डिक्लेरेशन को कोर्ट में या कोर्ट से बाहर भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसको एज ए प्रूफ यूज किया जाता है। ओथ इज यूज्ड एज ए प्रूफ, यूज्ड एज ए प्रूफ either in court और outside। कोर्ट या कोर्ट से बाहर आप इनको यूज कर सकते हैं। आप शपथ पत्र पर आप बताते हैं कि मेरा नाम ABC है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा घर का पता ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, जो कुछ भी आप डिक्लेयर करते हैं शपथ पर, और वो एक क्या होता है, वो एक पब्लिक सर्वेंट के पास लिया गया शपथ होता है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास, जैसे कि नोटरी ऑफिसर होता है या SDM होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उनके पास आप शपथ पत्र बनाते हैं। उसमें आप शपथ लेते हैं कि इन चीज़ों इन अपनी सारी बातों का, कि ये सारी बातें हैं, ये सत्य है, मेरे द्वारा दिया गया जो शपथ पत्र है वो सत्य है, तो दैट इज ओथ। हम लोग आएंगे क्लॉज 24 में।
क्लॉज 24 इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड जो कि क्रिमिनल लॉ में यूज होता ही है, हर जगह इसका यूज है। दैट इज ऑफेंस। ऑफेंस, ऑफेंस यानी अपराध। अपराध। एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ। Anything which is punishable by law. Anything which is punishable by law, that is offense। और ये भारतीय न्याय संहिता में यूज किया गया एक वर्ड है अपराध को बताने के लिए। ऑफेंस वर्ड क्या कहिए या फिर अपराध हिंदी में कहिए, दैट इज सेम थिंग। जो भी कानून के द्वारा या भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, इस कोड के द्वारा या किसी स्पेशल या लोकल लॉ के द्वारा बताया गया ऑफेंस है, बताया गया अपराध है, तो उसको हम लोग अपराध की श्रेणी में देखेंगे और वो अपराध है। डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। लास्ट सेक्शन इज 25, क्लॉज 25, मतलब सेक्शन 2 का आज का लास्ट क्लॉज है, क्लॉज 25, जो डिफाइन करता है वर्ड ओमिट को। Omit means series of act as a single act। series of act as a single act। omit का डेफिनेशन ही यही है, which denotes series of act as a single act। एक से अधिक अगर एक्ट है, एक से अधिक कार्य करते हैं, तो उस पूरे कार्य को, उस पूरे सीरीज को, एक से अधिक अगर अपराध किया गया है, एक से अधिक ऑफेंस हुआ है, तो वो पूरे सीरीज को एक सिंगल एक्ट माना जाएगा। दैट मीन्स सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। अगर आप ओमिट करते हैं किसी चीज को, एक्चुअली ये वर्ड ओमिट नहीं है, ओमिशन है, इसको ओमिट करते हैं। ओमिशन मीन्स सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। अगर एक से अधिक एक्ट करते, एक से अधिक कार्य करते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर एक कार्य माना जाएगा, एक एक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉज 26 से आगे देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।